ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज की इस सभा में उपस्थित सभी हमारे आचार्य गुरु शिक्षक भाई बहनों को सदर प्रणाम और सभी का शांतिकुंज की ओर से इस पावन तीर्थ क्षेत्र की ओर से माँ गंगा की ओर से ऋषि सत्ताओं की पावन हिमालय चेतना की ओर से आप सबका स्वागत वंदन और अभिनंदन। आज बड़े सुंदर विषय पर, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम सब ने ये विचार बनाया कि एक विचार विमर्श, एक चिंतन की प्रक्रिया इस इंटरनेट के माध्यम से आपके साथ संपन्न करें। आप सब भली भांति इस बात से परिचित हैं कि हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण देश माना जाता है। यह युग है कि भारत को ही शिक्षा की जननी या शिक्षा की धात्री कहा है। इसे विचारों का उद्गम क्षेत्र माना है। एक बड़े यूरोपियन बहुत बड़े भाषाविद, शिक्षाविद हुए हैं, विलियम जोन्स ने अपने गहन अध्ययन और शोध के उपरांत इस बात की घोषणा की थी कि भारत विचारों का उद्गम क्षेत्र है। यहाँ से ही विभिन्न प्रकार की भाषाएं, ज्ञान, विज्ञान सब कुछ विकसित हुआ है। उन्होंने कहा ये ज्ञान की धात्री है, पालने वाली है। और जितनी भी संसार की ललित कलाएं हैं, जितने भी शिक्षा की विधियां हैं, उन सब की जननी। ऐसा मंतव्य मैं समझता हूँ प्राचीन भारत के विषय में प्रायः हर विचारक का रहा है। हमारे ज्ञान की धारा से ही प्रभावित होकर दुनिया के बहुत सारे आचार्यों ने हमारे देश में भ्रमण किया। वो लोग आए और हमारी शिक्षा व्यवस्था को देखकर यहाँ से ज्ञान के संसाधन जुटाकर ग्रंथ लेकर के वापस लौटे। हमारी मान्यता में, हमारे शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख आया कि हमारा देश अद्भुत देश है। यहाँ तक एक श्लोक में आप सबने सुना होगा, वो कहते हैं एक देश प्रसूतस्य शकासद्रमना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानवा। ये भारत अद्भुत देश है। हमारे देश के आचार्यों ने अपने अपने चरित्र से, स्वयं स्वयं के चरित्र से सारी विश्व मानवता का शिक्षण किया। यहाँ ना सिर्फ विचार पनपे, वरन उन विचारों को जन्म देने वाले, मूर्त रूप देने वाले ऐसे महान आचार्यों का भी जन्म हुआ जिन्हें इस भारत भूमि को धन्य कर दिया। प्राचीन भारत की गौरव गरिमा पर आप अगर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, आप प्राचीन भारत के पन्ने पलटते हैं इतिहास के, तो आपको अनेक आचार्यों का ऐसा स्वरूप दिखाई देगा कि मुझे लगता है कि शायद आचार्यों के कारण ही हमारे देश को आचार्यों का निर्मित देश कहा गया और इस देश का नाम भारत देश रखा गया। भारत आशय है, भाव माने प्रकाश युक्त, ज्ञान युक्त, और रत माने उससे डूबा हुआ, अर्थात जो ज्ञान में डूबी हुई भूमि है वही प्रकारांतर से भारत है। इसलिए भाइयों, हमारे देश को ज्ञान की भूमि के रूप में सदैव से सम्मान मिलता रहा। देश में ऐसे अनंत गुरु, मुनि, ऋषि, आचार्य, ऐसे बहुत सारे हमारे आचार्यों ने मिलकर के हमारी संस्कृति, हमारे भारतीय दर्शन का निर्माण किया है। शिक्षा का जो स्वरूप भारतवर्ष में दिखाई देता था, जिन दिनों सारी दुनिया में कहीं भी कोई शिक्षा का विद्यालय, महाविद्यालय न था, तब हमारे देश में नालंदा,
तक्षशिला, विक्रमशिला, ओदंती और न जाने कितने कितने महाविद्यालयों का हमारा हुआ। दुबे जी भाई साहब, आशीष भैया अनम्यूट करिए, भाई साहब की आवाज म्यूट हो गई है, भाई साहब की आवाज म्यूट हो गई है और थोड़ी वॉइस भी स्लो आ रही है, मेरे ख्याल से वीडियो भी वहां से डिले होके रिले आ रहा है, तो आप अनम्यूट करिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये भारत भूमि हमारी ज्ञान की भूमि है और इस भूमि को बनाने वाले हमारे आचार्य, हमारे शास्त्रों में आचार्यों के विषय में, शिक्षकों के विषय में बहुत विस्तृत व्याख्याएं की गई। हमारे यहाँ ये भी बताया गया कि छात्र कैसा हो और आचार्य कैसा हो, और इस पर चिंतन करते हुए कहा कि अगर आप इस शिक्षण की पद्धति को देखें तो इसमें शिक्षक की भूमिका, आचार्य की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण। हमारे मनीषियों ने बताया कि शिक्षा दान करने वालों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला स्वरूप है उसका शिक्षक का, जो उसे इस जगत की व्यवस्थाओं से, अलग अलग कलाओं से परिचित कराता है, इसे हमारे यहाँ शिक्षा कहा गया। जो हमको विषय वस्तुओं का ज्ञान कराता है उसे शिक्षक कहा गया। और इससे ऊपर वाली श्रेणी एक और निर्धारित की गई जिसको आचार्य कहा गया। आचार्य के विषय में कहा गया जो अपने आचरण से सदाचरण की शिक्षा प्रदान करे वो आचार्य। परंतु यही नहीं रुकती बात, अपने आचरण से सदाचरण की शिक्षा प्रदान करने के साथ ही व्यक्ति के जीवन का जो परम लक्ष्य है आध्यात्मिक होना, उसकी प्राप्ति के साधन बताने वाले को हमारे यहाँ इससे ऊपर की श्रेणी में गुरु के रूप में रखा गया। वो गुरु है। और इससे भी ऊपर जिस आराध्य वस्तु की हम, जिस परमात्मा की कल्पना करते हैं, जिस आत्मदेव की कल्पना करते हैं, जिसकी प्राप्ति को, जिसका साक्षात्कार हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है, उस आत्म तत्व को हमारे यहाँ सदगुरु कहा है। इसलिए शिक्षक, शिक्षक से आचार्य, आचार्य से गुरु और गुरु से सदगुरु, यहाँ तक की यात्रा हमारे मनीषियों ने आदेश दिया। तो प्यारे भाइयों बहनों, आप जिस समूह से आते हैं, मैं मानता हूं कि आप में अनेक भाई बहन शिक्षक का दायित्व निभा रहे हों, जो अपने विषय वस्तु से संबंध रखते हैं। आप किसी से कहिए कि आप हमारे बच्चे को संस्कार दे दीजिए, हमारा आचार्य, हमारा शिक्षक या हमारा टीचर कह देता है कि दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस, आई एम ओनली ए केमिस्ट्री टीचर, सो आई कैन टीच केमिस्ट्री ओनली। वो उसका उसके जीवन से कोई लेना देना नहीं। इसलिए जो इतनी भूमिका में है, इसे हम कह सकते हैं कि जिनके लिए शिक्षा मात्र एक उदरपूर्ण है, वो शिक्षा के व्यवसायी हो सकते हैं, उन्हें उससे ज्यादा महत्व का नहीं है। किसी बच्चे के आध्यात्मिक विकास के, संस्कार, सांस्कृतिक विकास की योजना बनाते हैं, उसके चारित्रिक विकास की योजना बनाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ शिक्षक से आचार्य को श्रेष्ठ माना, और शिक्षक और आचार्य दोनों मिलकर जिससे उससे गुरु श्रेष्ठ हुआ, और ये तीनों से मिलकर के जिसके हम सब हमारे परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, उसको हम सदगुरु के रूप में कहते हैं। मुझे स्मरण आता है हमारे ग्रंथों में
से उदाहरण शिक्षा के संबंध में, ज्ञान के सम्मान के संबंध में, कि भारत में ज्ञान का कितना बड़ा योगदान था और लोग भारत में ज्ञान को किस स्तर तक सोचते थे, ये विचारणीय और बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय। कहते हैं एक बार कोई आचार्य विदेश से हमारे देश में आए और बहुत सारे ग्रंथ लेकर यहाँ से अध्ययन करके वो अपने देश को वापस लौटने लगे। रास्ता किसी नदी से होकर गुजरता था। नाव में सारे उन्होंने अपने ग्रंथों को रख लिया। आचार्य स्वयं बैठ गए और अपने 2-3 शिक्षकों को, वहां के जो कुलपति थे, उन्होंने कहा आचार्य को अपने गंतव्य तक छोड़कर आओ। नाव चलने लगी। मझधार में आकर ऐसा लगा जैसे नाव में वजन ज्यादा है और नाव डूब सकती। मल्लाह ने कहा कि इस नाव में वजन ज्यादा हो गया है, इसमें से कुछ वजन कम करना होगा। तो वो जो आचार्य दूसरे देश का था, उस आचार्य ने कहा कि इसमें कोई खास बात नहीं है, कुछ ग्रंथों को हम उठा करके नदी में फेंक देते हैं, नाव का वजन कम हो जाएगा, हम लोग नाव पार कर जाएंगे, रास्ता हमारा पूर्ण हो जाएगा। परंतु जिन हमारे गुरुकुल के कुलपति ने जिन बच्चों को उस आचार्य को विदा करने भेजा था सहायता के लिए, उन बच्चों ने, उन विद्यार्थियों ने कहा नहीं, ये हमारे आचार्य के द्वारा प्रणीत ग्रंथ हैं, इनका मान हमारे जीवन से अधिक है, इसलिए बजाय ग्रंथों को फेंकने के हम में से कोई एक शिष्य इस नदी में छलांग लगा करके अपनी जीवन की तीसरी करता है, परंतु ज्ञान की रक्षा करें। और भाइयों, ये कथा हम सब के लिए पर्याप्त है कि हमारे देश में ज्ञान का कितना महत्व था। हमारे यहाँ ज्ञान को मात्र उदर पूर्णा नहीं माना था, वो हमारे जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का एक माध्यम। हमारे उपनिषदों में बहुत कुछ व्याख्यान आए और उसी की व्याख्या स्वामी विवेकानंद कहा करते थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपकी शिक्षा का आप क्या उद्देश्य, क्या दर्शन मानते, तो विवेकानंद कहते हैं कि ये प्रत्येक मनुष्य एक दिव्यता अपने भीतर समाहित किए हुए, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। और वो कहते हैं कि ये जो दिव्यता है, इसका प्रकटीकरण, इसका मैनिफेस्टेशन ही हमारे एजुकेशन का लक्ष्य है। एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी इज एम ऑफ एजुकेशन। इसलिए शिक्षा का जो महान उद्देश्य है, उस उद्देश्य को अगर हम सामने रख के काम करते हैं, तभी हमारे शिक्षक होने का, आचार्य होने का दायित्व हमसे निभ पाएगा। इसलिए जब हम शिक्षकों की बात कर रहे हो तो निश्चित रूप से मुझे स्मरण आता है कि शिक्षा के जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में जिन अलग अलग अंग उपांगों की चर्चा होनी चाहिए, उन पर हमको जरूर चिंतन करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जिस शिक्षा को हम देने जा रहे हैं, यदि आप वर्तमान भारतीय शिक्षा की ओर दृष्टि डालते हैं तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि हमारा जो शिक्षा का तंत्र है, जिसे हम भारतीय शिक्षा कहते हैं, ना तो वो भारतीय है और ना वो शिक्षा है। हमने शिक्षा का वो स्वरूप गढ़ा है जिसे हम स्वयं भी नहीं समझ पा रहे कि हम उसको कहां से उधार लेकर आए। यदि आप शिक्षा के दर्शन की बात करते हैं तो जो हमारा एक अंतरराष्ट्रीय स्वरूप निर्धारित हुआ है, वो कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि किसी भी देश की शिक्षा उस देश की चेतना, उस देश की संस्कृति और उस देश की परंपराओं की सर्वोच्च अभिव्यक्ति। अर्थात शिक्षा यदि आप सोचें, आप विचार करें, तो संपूर्ण समाज का एक दर्पण है। यदि इस दर्शन के साथ में शिक्षा का स्वरूप निभ रहा है, यदि शिक्षा चल रही है, तो शिक्षा को हम शिक्षा कह सकते हैं। अन्यथा पेट भरने के लिए कला सीखने से ज्यादा और शिक्षा का स्वरूप दिखाई नहीं देता। इसलिए जब हम शिक्षा की बात सोचते हैं, अध्यापन की बात सोचते हैं, विद्यालय की बात सोचते हैं, तो हमारे सामने पहला स्वरूप, पहली बात उठकर आती है कि हमारी शिक्षा का स्वरूप यानी कि दर्शन क्या होना चाहिए, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। हमारी शिक्षा का दर्शन क्या हो। अभी जब हम अपने शिक्षा तंत्र को, दर्शन को देखते हैं, तो आपको आश्चर्य होगा, हमको ये समझ नहीं पड़ता कि हम किस दर्शन का अनुयायी बने हुए। आप देखेंगे, जैसा मैंने कहा, किसी की राष्ट्र की चेतना, उसकी संस्कृति और उसकी परंपराओं की सर्वोच्च अभिव्यक्ति। यदि आप अमेरिका जाते हैं, यूएस जाते हैं, तो वो प्रयोजनवादी देश है। उस देश में सिर्फ किसी उद्देश्य के लिए, किसी पर्पज के लिए शिक्षा दी जा रही, इसलिए वहां वो चीज तैयार की जाती है जिससे उनके देश का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए।
यदि आप यूरोप में जाते हैं तो आप देखेंगे वहां पर एक राजनीति का विषय है, तो वो लोग अपनी शिक्षा के स्वरूप को राजनीतिक दृष्टि दिए हुए हैं। यदि किसी साम्यवादी देश में आप जाते हैं तो आप देखेंगे वहां पर राष्ट्र को, वहां समाज को प्रमुख मान करके व्यक्ति को गौड़ बना दिया है, इसलिए वहां की शिक्षा का स्वरूप उस तरह का बना हुआ है। और यदि किसी प्रजातांत्रिक देश में जाकर के देखें तो आपको दिखाई देता है कि वहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही सर्वोच्च वस्तु है। इसलिए व्यक्ति की अभिव्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता को ध्यान में रख करके शिक्षा का स्वरूप बढ़ा गया है। और जब आप भारत में आते हैं मित्रों, तो आपको इनमें से कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ये चार विषय हमारे नहीं है। हमारा सांस्कृतिक जो दर्शन था, हमारा जो शैक्षणिक दर्शन था, वो दर्शन हमारा एक आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का दर्शन था। हमने माना था कि भारतीय जीवन में जो जीवन का अधिष्ठान है, जीवन की फाउंडेशन है, वो आध्यात्मिकता है। और आध्यात्मिकता में सबसे बड़े महत्व की चीज है आत्मा। और ये आत्मा से ही प्रेरित होकर के हमारी इंद्रियां अलग अलग विषयों का भोग करती हैं। और ये इंद्रियां सारे समाज से, सारे जगत से, सारे वातावरण से अपना ज्ञान प्राप्त करती हैं। इस दृष्टि से हम देखें तो हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हमारी आत्मा से प्रेरित है। और मन, बुद्धि और चित्त अहंकार के माध्यम से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो वस्तुतः आत्मा की शक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि आत्मा ज्ञान का आधार है, उसको ज्ञान से पाया जा सकता है। और ज्ञान चेतना का आधार है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारी सांस्कृतिक चेतना के हिसाब से, भारतीय दर्शन के हिसाब से, हमारी शिक्षा चेतना के विकास का एक माध्यम है। अर्थात सीधी सीधी बात है कि हमारे देश की शिक्षा मात्र शिक्षा ना होकर के ये एक विद्या के रूप में थी। इसलिए हमारे यहाँ जहां कहीं भी वर्णन आया, विद्या ददाति विनयम, विद्या समम कोई चक्षु नहीं, ऐसा कहा महाभारत में कि विद्या के समान कोई चक्षु नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश में शिक्षा के स्वरूप को बहुत ही गहन गंभीर दर्शन के साथ सोचा गया। पर हमारा दुर्भाग्य ये है कि जो हमारे नीति निर्धारक हैं उनको हमारी भारतीय जो हमारी मूल परंपरा है, सांस्कृतिक चेतना, उसका ज्ञान है नहीं। और नई क्या पद्धति अपनाई जानी चाहिए इस पर कोई जोर नहीं दिया गया। इसलिए भारतीय शिक्षा अभी भी किसी अंधकार में टटोलते हुए व्यक्ति जैसी दिखाई देती। हम ये तय नहीं कर पाते कि हमारी शिक्षा का प्रयोजन क्या है। कभी हम ऐसा लगता है क्लर्क पैदा कर रहे हैं, कभी हम ऐसा लगता है कि हम अधिकारी पैदा कर रहे हैं। परंतु सच में पूछें तो हमारे राष्ट्र के चरित्र को निर्माण करने वाला, राष्ट्र की महान संस्कृति को आगे बनाने वाला शिक्षण हमको दिखाई नहीं देता। इसलिए भाइयों बहनों, जब कभी भी हम बात करें तो पहला है शिक्षा का दर्शन हमको तय करना होगा। आप क्योंकि शिक्षा से जुड़े लोग हैं, शिक्षाविद लोग हैं, इस क्षेत्र में काम करने वाले महान विचारक लोग हैं, आप जरूर इस पर चिंतन करिएगा कि भारतीय सांस्कृतिक दर्शन के हिसाब से शिक्षा का दर्शन क्या होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि शिक्षा का अधिगम क्या है, विषय वस्तु क्या है। अभी पुस्तकें चल रही हैं, पर आप जरा विचार करना कि मनुष्य के ज्ञान का एक छोटा सा अंश भाषा के रूप में प्रकट होता है। हम जो बोल सकते हैं वो हमारे ज्ञान का एक छोटा सा रूप है जिसे हम देखते हैं। और इस छोटे से ज्ञान के स्वरूप में भाषा के थोड़े से अंश को लेकर के हमारे यहाँ लिपिबद्ध हुआ है ज्ञान। इसलिए जो कुछ भी मनुष्य के भीतर ज्ञान है उसकी बहुत आंशिक अभिव्यक्ति हमारी भाषा के रूप में होती है। और भाषा जो हमारी है उसका एक छोटा सा अंश हम लिपिबद्ध कर पाए हैं पुस्तकों के रूप में। इसलिए पुस्तकें मात्र शिक्षा। यहाँ दूसरा विषय जो भारत कहता है, हमारी संस्कृति कहती है, वो कहती है कि आचार्य का, शिक्षक का चरित्र। हम जो कुछ सिखा रहे हैं वो पुस्तकों के माध्यम से नहीं है। हमारे उपनिषदों में कहा गया कि शिक्षक मेघमाला नहीं है, बादल नहीं है जो जाए और क्लास में बरस पड़े, बरसाया और चला गया। इतना प्रयोजन नहीं है शिक्षा का। शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होता। वो तो एक माली की तरह से है जो ये देखता है मेरा शिष्य इस वातावरण से, समाज से जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसमें कौन सी उपयुक्त है और कौन सी अनुपयुक्त है। इन दोनों का विभाजन करके
अपने विद्यार्थी अपने शिष्य के अनुरूप ज्ञान की साधना कराना और ज्ञान एकत्रित करने में योगदान देना, मार्गदर्शन करना, ये हमारे आचार्य का, हमारे शिक्षक का दायित्व रहा है। इसलिए वेदों में हमारे यहाँ शिक्षकों को गातुविद कहा है। गातुविद, और गातुविद का मतलब है संशोधक, रास्ते का संशोधन करने वाला। इसलिए पथ शोधक है आचार्य, हमारा गुरु। वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाने वाले व्यक्ति को हम गुरु नहीं कहते, हम गुरु कहते हैं पथ संशोधक को। आचार्य हमारा जो है, जो अपने आचरण से सदाचरण की शिक्षा दे जाता है। ऐसे ही आचार्यों से भरा हमारा देश रहा है। कभी भी आप थोड़ा सा भारतीय इतिहास में डुबकी लगाकर देखें तो आपको बृहत्तर स्वरूप दिखाई देता है हमारे आचार्यों को। आप प्राचीन भारत में जाइए, आचार्य चाणक्य दिखाई देते हैं। थोड़े और उसके बाद के काल में आते हैं, आचार्य शंकर दिखाई देते हैं, रामानुज दिखाई देते हैं, आर्यभट्ट दिखाई देते हैं, बागभट्ट दिखाई देते हैं, भास्कराचार्य दिखाई देते हैं, रामानुजाचार्य दिखाई देते हैं। और आप देखते चले जाएंगे तो प्राचीन भारत के साथ साथ भारत के मध्यकाल के भी अनेक आचार्य ऐसे हैं जिनमें ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति और सभ्यता के क्षेत्र में बहुत अद्भुत प्रगति की। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर इस देश का निर्माण कोई कर सकता है तो वो आचार्य है, वो शिक्षक। हमारे यहाँ शांति कुंज का एक पूरा कार्यक्रम चलता है, अध्यापक है युग निर्माता, और उसकी दूसरी लाइन है छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। अर्थात यदि इस राष्ट्र का भाग्य बनाना है, भाग्य बदलना है, तो हमको आचार्य पर दृष्टि केंद्रित करनी होगी, क्योंकि वही छात्रों का व्यक्तित्व विकसित करता है, वही उनके चरित्र चिंतन और व्यवहार का संशोधक बनता है, और राष्ट्र को ऐसे चरित्रवान महान व्यक्तित्व प्रदान करता है जिनके आधार पर हमारी राष्ट्र प्रगतिशील बनता चला जाता है। इसलिए हमको ये जब कभी भी विचार आए कि हमारे देश की सभ्यता संस्कृति के अनुरूप हमारी शिक्षा का स्वरूप क्या हो, इस पर हमको गंभीरता से विचार जरूर करना चाहिए। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, यूं तो किसी को भी इस विचार को अपनाने में आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि आपकी तनख्वाह में, आपकी सैलरी में इस विचार से कोई ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना विषय पढ़ाइए, आप खुश रहिए, पेट भरने की व्यवस्था ये उधर पूर्ण शिक्षा आपकी जरूर कर देगी। पर मैं कहता हूं कि आदमी व्यक्ति जो कुछ भी काम करता है उसमें दो तरह के फल उसको प्राप्त होते हैं। एक फल वो है जो बाहर साधन सुविधाएं जुटाता है, जिसमें आपको साधन मिल जाते हैं, पैसा मिलता है, सामग्री मिल जाती है, नमस्ते चमत्कार मिल जाता है। और एक और विषय है जिसे हम आंतरिक विषय कहते हैं, और वो आंतरिक विषय हमारा आत्मसंतुष्टि का है। आपको जब अपनी शिक्षा से, आपके शिक्षण से जब आपको आत्मसंतुष्टि मिलने लगे तो आप मान के चलना चाहिए कि आपने इनर फ्रूट प्राप्त करना शुरू कर दिया है। मात्र पैसे के लिए आप नहीं पढ़ा रहे हैं, आप किसी के व्यक्तित्व गढ़ने के लिए पढ़ा रहे हैं। और आपके सामने अब विद्यार्थी कोई कमोडिटी नहीं है, ये विद्यार्थी आपका कोई किसी तरह का ग्राहक नहीं है, ये कस्टमर नहीं है। आप विचार करने लगेंगे कि जो वेद में एक बहुत बड़ी घोषणा की है, जिसमें कहा है, आपने सुना भी होगा, कि जिसमें आचार्य और शिक्षक, आचार्य और विद्यार्थी दोनों प्रार्थना करते हैं वेद में। वो कहते हैं कि हम लोग एक साथ, एक विचार के साथ में, एक भावना के साथ, पवित्र भावना के साथ में हम परस्पर विद्या अध्ययन का कार्य कर रहे हैं। अंत में उस मंत्र के अंत में कहते हैं, माँ विदुषा वहे, हमारे बीच में कोई देश उत्पन्न ना हो, हम राष्ट्र के निर्माण में, विश्व के निर्माण में, मनुष्यता के निर्माण में आगे बढ़ते चले जाएं। इसलिए हमको ये विचार जरूर करना चाहिए कि हमारे शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें हमारी अंतर्गत, अंतर्निहित हमारी तुष्टि या संतुष्टि है कि नहीं। अगर उस विचार को आप सामने रख के चलते हैं तो आपकी शिक्षा देने का क्रम बिल्कुल बदल जाएगा। मुझे याद आता है कि मैं जीवन में, जब मुझे बचपन में विद्यालय जाने का मौका मिला, साक्षरता का क्रम शुरू हुआ, तो मुझे स्मरण आता है कि यदि मैं अपने पूरे जीवन काल में किसी अपने आंख बंद करके 1 मिनट के लिए विचार करूं कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो शायद मुझे अपने स्कूल के शिक्षक का नाम स्मरण आता, जिन्होंने बचपन में ही हमको अपनी पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में ही जीवन के उस सत्य को बोध कराने की कोशिश की थी जो हमारे लिए आज भी उपयोगी और ज्यों का त्यों है, उसमें कोई कमी नहीं। इसलिए आप वो लोग हैं जिनको लोग आंख बंद के स्मरण करते हैं तो आपकी छवि उनके सामने आ जाती। काश हमारा
जीवन क्रम ऐसा बन जाए, हमारे शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावी बन जाए, परिवर्तन चल जाए, उसका विचार चिंतन और व्यवहार बदलता चला जाए, तो व्यक्ति पूरे जीवन पर्यंत सिर्फ आपको और सिर्फ आपको स्मरण करे। इसलिए यूं ही हमारे शास्त्रों में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर नहीं कह दिया। हमारे शास्त्रों में इस बात पर बहुत गंभीरता से चिंतन किया गया। उन्होंने कहा कि आचार्य ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, अर्थात वो किसी चीज का निर्माण करता है, उसका विकास करता है, उसकी व्यवस्था बनाता है, और जो अनुचित है उसका निष्कासन भी करता है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में गुरु की वंदना निश्चित रूप से बहुत ही गजब की बात। इसलिए हमारे शास्त्रों की इस परिभाषा पर भी हमको गर्व करना चाहिए। और मैं कहता हूं कि कोई भी गुरु जब उसके सामने शिष्य होता है, तो हमारे शास्त्रों में एक बड़ी जोरदार बात आई कि जैसे हमारे यहाँ कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और ये भी कहा जाता है गुरु देवो भव, आचार्य देवो, आचार्यवान, गुरुवान, मातृवान, पितृवान होना हमारे लिए गौरव की बात है। परंतु शास्त्र एक और निर्देश करता है, वो कहता है कि शिष्य देवो भव, अर्थात हमारा गुरु ही, गुरु शिष्य के लिए गुरु देवता है, परमात्मा है, और गुरु के लिए शिष्य देवता है, क्योंकि शिष्य अपने को उपस्थित करके गुरु को ज्ञान के ऋण से उरण होने की प्रक्रिया या व्यवस्था उत्पन्न कराता है, अवसर प्रदान करता है। इसलिए गुरु के लिए शिष्य महान है। तो मात्र सार्थकता साक्षरता की आवश्यकता नहीं है। गुरु का काम इतना नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को साक्षर बना दे, गुरु का काम यह है कि वो उसके जीवन को सार्थक बना दे। इसलिए हमारे यहाँ आचार्यों को बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ऊंचा स्थान प्रदान किया गया है। भाइयों बहनों, हमारे देश में ज्ञान का प्रवाह भी बहुत ही अद्भुत तरीके से आगे बढ़ा है। श्रुति और स्मृति, ये दो भावों से हमारा ज्ञान पूर्व काल से लेकर अभी तक हमारे यहाँ प्राप्त होता रहा, और इसमें ये श्रुति और स्मृति के क्रम में आचार्य और शिष्य का संबंध बहुत ही अंतर्निहित संबंध था। ये कोई ऊपरी बात नहीं हो सकती थी। किसी परंपरा को आगे बढ़ाना, निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी, शताब्दी दर शताब्दी किसी ज्ञान को निरंतर शुद्ध रूप में आगे संप्रेषित करना, ये इतना महान दायित्व था जिसे हमारे सिर्फ आचार्य निभा पाए। और यही कारण है कि आज हम भारतवर्षी यदि अपने इस भारतीयता पर अपनी अवतरण हुआ जिसे हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। आप ऋग्वेद का पहला मंत्र देखिए, उस मंत्र में सबसे पहली वंदना आचार्य की, अग्निमीले पुरोहितम, वो पुरोहित की वंदना करता है, पहला मंत्र। और आप देखें तो अग्नि की वंदना कर रहा है, अग्नि को पुरोहित कह रहा है। एक स्वाहा शक्ति है जो आत्म आहुति है कि मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। इसलिए आत्म स्वाहा और स्वधा एक आत्मदान है। इस तरह से हमारे यहाँ ज्ञान की परंपरा को इतना ऊंचे स्तर पर कहा गया कि हमारी शिक्षा को भी सबसे पहले मातृमुखे शिक्षा कहा, कि सबसे पहली शिक्षा हमारी माँ से, इसलिए माँ को गुरु कहा गया। माता के बाद पिता का नंबर आया तो पितृदेवो भव, और जैसे ही माता पिता के आंचल से बच्चा घर की देहरी लांघता है तो उसका हाथ आचार्य के हाथ में है, और आचार्य माता भी है, आचार्य पिता भी है, और आचार्य स्वयं उपाध्याय भी है, आचार्य गुरु भी है, आचार्य शिक्षक भी। इसलिए हमारे यहाँ गुरुकुलों की पावन परंपरा प्राचीन भारत में बहुत ऊंचे स्तर तक चलती रही, और अनंत गुरुकुलों में हमारे देश की शिक्षा का स्वरूप बढ़ता चला गया। इसलिए भाइयों बहनों, हम जब कभी अपने इस शिक्षा के चिंतन करते हैं तो हमको सच में सही हमारी श्रद्धा, हमारा सिर आप जैसे गुरुओं के चरणों में झुक जाता है। परंतु आज के संदर्भ में जब हम बात करें तो हमको एक गंभीर विषय पर चिंतन करना चाहिए। गुरुदेव ने जब शिक्षण की प्रक्रिया पर चिंतन करना प्रारंभ किया तो उन्होंने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के हिसाब से शिक्षा का स्वरूप खड़ा किया, और उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ विद्या का समन्वय आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता
कि आप प्राचीन भारतीय शिक्षा पढ़ाने लगे और मात्र वेद उपनिषदों की शिक्षा दें और बाकी चीजों को छोड़ दें, ये अब संभव नहीं। विज्ञान की दृष्टि से समाज जिस दृष्टि से आगे विकसित हो रहा है उसमें विज्ञान का एक बराबर हिस्सेदारी हमारे जीवन में दिखाई दे रही। और विज्ञान ने जिस स्तर पर आज पूरी मनुष्यता को, सारे विश्व को खड़ा कर दिया है, ये वंदनीय, अभिनंदनीय। परंतु इसमें एक जो त्रुटि घट रही हो रही है, जो पश्चिम के पास नहीं, जो यूएस के पास नहीं है, जो यूरोप के पास नहीं है, जो अफ्रीका के पास नहीं है, जो ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है, वो विचार सिर्फ भारत में है, जिसे हम विद्या कहते हैं। इसलिए हमको शिक्षा के साथ विद्या का समन्वय करना आवश्यक है। शिक्षा हमको बहुत चतुरता की शिक्षा दे सकती, पर चरित्र निर्माण का काम तो सिर्फ विद्या कर सकती। शिक्षा हमको साक्षर बना सकती है, पर जीवन को सार्थक करने की व्यवस्था अगर कोई कर सकता है तो वो विद्या है। शिक्षा हमारी भौतिक व्यवस्थाओं का प्रबंध करती है और विद्या हमारी आंतरिक चेतना को विकसित करने का क्रम बनाती। इसलिए शिक्षा को हमारी सभ्यता का आधार माना। गुरुदेव कहते थे, और बेटे विद्या से संस्कृति का निर्माण होता है। इसलिए हमको सभ्यता और संस्कृति का समन्वय बनाना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव ने यहाँ पर शोध संस्थान हमारा ब्रह्म वर्चस्व बनाया और ब्रह्म वर्चस्व के माध्यम से शिक्षा और विद्या के समन्वय के साथ काम करना प्रारंभ हुआ। आप देखेंगे शांति कुंज में आप कभी आइए, हमारे शिक्षण का तंत्र पूरी तरह विद्या पर आधारित। जीवन जीने की कला, हमारी आंतरिक चेतना का विकास, हमारी मनोभावों का विकास होना, मात्र वस्तुओं का ज्ञान हो जाना नहीं, वरन जीवन की गहरी समझ हमारे भीतर विकसित हो, चेतनात्मक बोध हमारे भीतर विकसित हो। इस बात का हमारे सारे प्रशिक्षण में जुड़ा हुआ है। चाहे आप 5 दिन के शिक्षण में आइए और चाहे आप 9 दिन के शिक्षण में आइए, चाहे आप 1 मास के शिक्षण में आइए, आपको शिक्षा और विद्या का समन्वित स्वरूप दिखाई देगा। और गुरुदेव ने इस क्षेत्र में एक और पहल की, तो जो भारतीय हमारा धर्म क्षेत्र था, जो मात्र कर्मकांड तक सीमित रह गया था, जिसमें पूजा पाठ और पेट भरने की बात कही जा रही थी, जिसमें मनोकामनाओं को पूर्ण करने की बात कही जा रही थी, और इसी के निमित्त सारा सरंजाम जुटा हुआ था। सारे मंदिर, तीर्थ, सारे यज्ञ आदि के जो विधान थे, वो कहीं ना कहीं प्रकारांतर से हम सबको एक दूसरी ही दिशा में, भ्रम की दिशा में ले जा रहे थे। पूज्य गुरुदेव ने धर्म को, उन्होंने कहा हम धर्म तंत्र से लोक शिक्षण का कार्य करेंगे, और लोक शिक्षण के विविध प्रयोग शांति कुंज में संपन्न हुए। पहले उन्होंने मथुरा में प्रयोग किए, फिर शांति कुंज में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए शांति कुंज निरंतर शिक्षा और विद्या के समन्वय पर काम कर रहा है, और इस समन्वय के साथ ही हमारी शिक्षा का सार्थक स्वरूप सामने आ रहा है। जहां तक प्रश्न इन दोनों वर्तमान युग का है, आप देख रहे हैं इन दोनों कोरोना का कालखंड चल रहा है, और कोरोना के कालखंड में आपके सामने एक बड़ी समस्या है, विशेष तौर से शिक्षा जगत में, कि अब जो है शिक्षक और विद्यार्थी का शारीरिक संपर्क, या कह सकते हैं जिसे हम कह रहे हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग हो गई। अब विद्यालय नहीं लग रहा है, कोई क्लास नहीं लगी हुई है, इसलिए हमारी शिक्षा का स्वरूप, शिक्षण की व्यवस्था हमारी बिल्कुल विपरीत हो रही, शिक्षा के साधन बदल रहे हैं। मैंने आपसे कहा था, प्रारंभ में निवेदन किया था कि हमारे भीतर जो ज्ञान है, उस ज्ञान की एक बहुत छोटी सी राशि हम भाषा में अभिव्यक्त करते हैं, और जो भाषा में अभिव्यक्त करते हैं उसका बहुत थोड़ा सा अंश हम लिपिबद्ध कर पाए। तो पहले भी पुस्तक का रोल बहुत छोटा था, अब तो और भी गंभीर स्थिति है, अब तो व्यक्तिगत दूरी हो गई है। इसलिए इन दिनों आचार्य का व्यक्तित्व ही है जो राष्ट्र निर्माण में उपयोगी हो सकता है। मित्रों, आप इंजीनियर्स, डॉक्टर्स पैदा कर सकते हैं इंटरनेट से, और धीरे धीरे मैं कहता हूं कि शिक्षक की जो कह सकता हूं प्रासंगिकता है, वो धीरे धीरे खत्म हो रही। अब स्मार्ट क्लासेस आ गई, आपको कोई आचार्य को बुलाने की, अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। आप कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो मर्जी है उसका शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। आप घर बैठे बहुत सारा कला कौशल सीख सकते हैं, और मैं कहता हूं कि ये कला कौशल सिर्फ शिक्षा है, और देश को जरूरत है विद्या की। आप जरा विचार करिएगा, हम आज 1947 से लेकर के 2020 में बैठे हैं। भारतवर्ष में अनेक पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, शिक्षा के बार बार प्रयोग होने की कोशिश की गई कि हम शिक्षा का दर्शन, हमारी शिक्षा की नीति तय करें, पर निरंतर इसमें विलंब होता रहा। अभी बहुत तेज प्रयास चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि भारतीय जीवन के अनुरूप
एक शिक्षा का दर्शन, एक हमारी शिक्षा पद्धति निश्चित हो जाए। और मैं मानता हूं कि जिस दिन ये शिक्षा पद्धति आएगी उस दिन आचार्य का व्यक्तित्व निश्चित रूप से बहुत प्रभावित कहलाए। इसलिए जब कोरोना के कालखंड में आप अपने अपने घरों में बैठे हैं तो मैं मानता हूं कि आपकी उपयोगिता शिक्षक विद्यार्थी के जीवन में होती जाए, कम होती जाए। आप उससे संपर्क आपका कम हो रहा है, आप अलग है वो अलग है। इसलिए ये जो संबंध विच्छेद है, कहते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग हो रही है, ये डिस्टेंसिंग बच्चे के भीतर उसके चरित्र निर्माण में बाधा उत्पन्न करे। मैं ये मानता हूं कि आप बड़े विद्यालय में हैं और आप घर में बैठ के इन दिनों पढ़ा रहे होंगे, परंतु आप अपने आचरण से शिक्षण देने में अभी कमजोरी महसूस कर रहे हो। इसलिए हम सबको ये प्रयास जरूर करना चाहिए कि अगर ये क्रम भी आगे बढ़ता है और कोरोना बहुत समय तक रहता है, तब भी हमको कोई ना कोई ऐसा तंत्र अवश्य खड़ा करना चाहिए जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के बीच का जो अंतर संबंध है वो कहीं ना कहीं प्रकट होता रहे। हमको वो भी सूत्र देखने चाहिए, उन बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिए जिससे हमारा विद्यार्थी इस बात को सोचने समझने के लिए मजबूर हो, तो उसको शिक्षक के जीवन से भी कुछ प्रेरणा प्राप्त करनी। और शिक्षक ये विचार करे कि मैं अपने आचरण से शिक्षा प्रदान करूंगा। इसलिए टीचर होने के नाते जहां एक और विद्यार्थियों के शिक्षा को विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रश्न है वो है, परंतु साथ ही साथ विद्यार्थी के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन करना, एक सांस्कृतिक परिवर्तन करना और एक संस्कार की व्यवस्था बनाना क्योंकि शिक्षक का कर्तव्य। भाइयों बहनों, आप सब लोग इतने लंबे समय से इस क्षेत्र में शिक्षा और विद्या देने के क्षेत्र में, विद्यादान के क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं। आपने बहुत सारे प्रयोग भी किए होंगे। शिक्षा में भी इन दोनों नए प्रयोगों की आवश्यकता है। समय के हिसाब से जरूरत है कि आप कुछ ऐसे परिवर्तन करें और देश में शिक्षा का ऐसा तंत्र खड़ा हो कि जो हम अभी स्वतंत्रता के बाद से अभी तक जो काम नहीं कर पाए वो काम हमारा पूरा होने लगे। सारी योजनाएं, सारे साधन सब निष्फल हो जाते हैं, देश में एक अच्छे नागरिक की कमी दिखाई देती। इसलिए हमारा पहला किसी राष्ट्र का सबसे पहली संपदा कोई है तो वो हमारे देश का नागरिक है, और वो नागरिक भी अगर चरित्रवान है तो देश की उपलब्धि है, अन्यथा देश के लिए वजन और बोझ और परेशानी का कारण। इसलिए हमको राष्ट्र निर्माण का काम करना है तो विद्यार्थी के जीवन को मथने की आवश्यकता है, उनके जीवन को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है, शिक्षा में ऐसे प्रयोग करने की आवश्यकता है, शिक्षण के तंत्र को ठीक करने की आवश्यकता है, शिक्षा का जो अधिगम है, पाठ्य वस्तु है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, फिर आपकी पद्धति में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता तो स्वयं अपने आप हो रही है। तो इन सब के साथ में आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अद्भुत प्रयोग करें और सच्चे अर्थों में राष्ट्र के निर्माता बने। अध्यापक है युग निर्माता, सारे युग का निर्माण करने वाले, राष्ट्र का निर्माण करने वाले अध्यापक आप बने। विद्यार्थी के जीवन में बहुत गुणात्मक परिवर्तन हो, एक संस्कार की परंपरा, विद्या की परंपरा हमारे यहाँ जीवित उठे। इन्हीं भावों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। खूब खूब धन्यवाद भाई साहब। आपने इतना शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारी वेद ने, हमारे उपनिषद ने शिक्षा के बारे में क्या क्या है, गुरुजी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है और शिक्षा पद्धति में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए ताकि छात्र के जीवन का समग्र विकास हो सके, वो अपने जीवन को सार्थक कर सके। अभी मैं सारे टीचर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके भी प्रश्न है, जिनको भी क्वेश्चन पूछने हैं, या तो वो अपना हैंड रेज करें या चैट के द्वारा आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। भाई साहब सारे प्रश्नों का उचित उत्तर मार्गदर्शन हम सबको देंगे। तो आप सब टीचर्स हैं, आपके जो भी क्वेरीज है आप अपना हैंड रेज करिए या आप चैट के द्वारा हमको क्वेश्चंस भेजिए। भाई साहब पहला क्वेश्चन प्रियंका दीदी का है। वो पूछ रही है कि स्कूल की तो सिलेबस फिक्स्ड है, उसमें ये विद्या का मॉड्यूल कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में तो हमको फिक्स सिलेबस दे दिया जाता है कि आपको इतना तो पढ़ाना है, इतने समय में पढ़ाना है, तो ये अतिरिक्त कैसे वैल्यूज में उसमें ऐड कर सकते हैं? देखिए ऐसा नहीं है, आप क्या इसका प्रोविजन अवश्य होगा, भले ही आपका वीक में एक दिन होगा। और दूसरी बात मैं कहता हूं, मैंने ऐसे शिक्षकों को देखा है जिनने शिक्षण प्रक्रिया को कुछ इस तरह बना लिया कि उसमें वो वैल्यू एजुकेशन भी कर रहे हैं। और ध्यान ये रखना है हमको, स्पष्ट मैं आपसे कहता हूं कि हमारा भारतीय शिक्षण का जो तंत्र था वो आदर्शवादी व्यवस्था थी।
परंतु वो आदर्शवाद किसी पश्चिम के आदर्शवाद जैसा नहीं है। जो हमारा आदर्श है वो संस्कार वाला है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप थोड़े अध्ययनशील बने और थोड़ी सांस्कृतिक बातों का अध्ययन करें, राष्ट्रीय चरित्रों का ज्ञान प्राप्त करके बीच बीच में कहीं कहीं जब उदाहरण देने की बात आए तो आपको ऐसे रेफरेंसेस देना चाहिए। तो धीरे धीरे बच्चों के भीतर एक जिज्ञासा का भाव पैदा हो जाए और वो स्वयं प्राप्त करना शुरू कर। मैं आपसे कहता हूं कि शिक्षक मेघ की समान बरस नहीं सकता बादल जैसा, वरन वो एक वातावरण क्रिएट करता है जिसमें बच्चे के भीतर जिज्ञासा पैदा हो और वो उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करे। तो अपने आचरण से ही संभव है। और बीच बीच में कुछ कथा कहानियों के माध्यम से कुछ ना कुछ हर दिन, भले ही 2 मिनट की बात हो, पर कोई एक अच्छा विचार प्रस्तुत किया जा सकता है। स्कूल की अपनी प्रेयर में हम कुछ ऐसा विचार रख सकते हैं। हमारे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें इन विचारों को आगे परोया जा सकता है। जी। दूसरा क्वेश्चन प्रोफेसर डॉक्टर ऋषि आचार्य का है, क्या आपके पास कोई ऐसा सिलेबस बना हुआ है जो हम अपने कॉलेजेस में ऐड कर सकते हैं अपने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए? आपके पास ऐसा कोई फॉर्मेट है? जी जी जी। शांतिकुंज से ऐसी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं जिसमें नैतिक शिक्षा भाग 1 भाग 2 है, फिर राष्ट्र निर्माण वाली एक पुस्तक, 3-4 पुस्तकें ऐसी हैं जिनको सिलेबस में कई कॉलेजेस ने अपने अडॉप्ट कर रखा। इस संबंध में आपके यहाँ जो डॉक्टर शैलेंद्र शुक्ला हैं महाराष्ट्र के, उनसे भी आप संपर्क करें, इस तरह का मटेरियल अवेलेबल करा देंगे। और रेवाड़ी के हमारे जो भाई बहन हैं, विद्या शिक्षक और आचार्य भाई बहन, वो भी इस क्रम को चला रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए हमारे यहाँ बाल संस्कार वाली पुस्तकें छपी हुई हैं, छोटी छोटी कहानियों की पुस्तकें हैं। महापुरुषों के चरित्रों पर करीब 3-4 बड़े बड़े 500-500 पेज के वांग्मय हैं। तो ऐसा मटेरियल तो बहुत सारा है, कभी आप आए या संपर्क बनेगा तो उसको उपलब्ध कराया जा सकता है। संगीता मंत्री दीदी का क्वेश्चन है कि टुडे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स बोथ आर फोकस्ड ऑन स्कोरिंग हाई मार्क्स ओनली सो दैट दे कैन गेट एडमिशंस एंड गेट गुड जॉब। सो इस परिस्थिति में क्या करें? तो इस परिस्थिति में हम क्या करें? अनम्यूट करें आशीष भैया, अनम्यूट करें। हाँ, भाई साहब, संगीता मंत्री दीदी ने क्वेश्चन पूछा है, टुडे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स बोथ आर फोकस्ड ऑन स्कोरिंग हाई मार्क्स ओनली बिकॉज दे वांट टू गेट एडमिशन इन गुड कॉलेजेस और दे वांट टू गेट गुड जॉब। तो इसमें कैसे चेंज करें हम कि सब मार्क्स के पीछे ही पड़े हैं? देखिए, मैंने आवेदन किया ना कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो सरकार के स्तर पर होनी है, तो स्वाभाविक रूप से आप में से कई भाई बहन आचार्य ऐसे होंगे जो शिक्षा की व्यवस्था से जुड़े होंगे। वो लोग तो वहां अपने इनपुट दें कि आप शिक्षा का जो इस समय स्वरूप निर्धारित हो रहा है, ये बहुत क्रूशियल पीरियड है हमारे लिए। जब शिक्षा की नई नीति बन रही है तो शिक्षा की नई नीति में हमारा मूल दर्शन, भारतीय दर्शन ना छूट जाए, हमारी जो कह सकता हूं मैं सांस्कृतिक व्यवस्था वो ना छूट जाए, इसको हमको ध्यान रखना है, नंबर 1। और इस सांस्कृतिक से कहने से मतलब मेरा किसी तरह का किसी धर्म विशेष की बात नहीं, ये उन मूल्यों की बात है जिन्हें आप मानवीय मूल्य कहते हो, जिन्हें आप आध्यात्मिक मूल्य कहते हो, उन मूल्यों को उसमें कहीं जोड़ने की आवश्यकता है। नंबर 2 बात यह है कि इसके अलावा जो हम विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, जहां कहीं भी हमको अवसर मिलता है पढ़ाने का, तो उसमें हम जरूर लाइब्रेरी कोई अपनी सेटअप बनाएं। और गुरुदेव ने महापुरुषों के बचपन से लेकर के बहुत ही प्रेरणा रहे पावन प्रसंग, प्रेरक कहानियों का एक बहुत बड़ा वांग्मय हमारे पास है, जिससे बच्चे के भीतर, मैंने आपसे कहा कि उसके भीतर एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा का जन्म हो जाए, फिर आपका बहुत बड़ा काम हल हो जाता है और बच्चे आपसे आके मिलने लगेंगे और आप उनको इस तरह का साहित्य देने लगेंगे। तो यदि आप पाठ्यक्रम में कोई विषय वस्तु शामिल नहीं भी कर पाते तो उसके दैनिक जीवन में, स्वाध्याय में, इसे हमारे यहाँ स्वाध्याय सत्संग कहते हैं कि आप जब किसी बड़े आदमी के साथ बैठते हैं तो सत्संग की प्रक्रिया हो जाती है और पुस्तक पढ़ते हैं तो स्वाध्याय हो जाता है। तो दोनों व्यवस्थाओं को हमको आधुनिक तरीके से लागू करने की आवश्यकता होगी।
जगवीर जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जगवीर जी मॉस्को से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप पूछिए। मॉस्को रशिया से वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछिए भाई साहब, आपको जी जी अनम्यूट किया है, पूछिए। जी जी, आदरणीय भाई साहब को बहुत बहुत प्रणाम। आपने बहुत गौण बातें कही और वास्तव में कुछ शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की जरूरत है। हम यहाँ मॉस्को में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा करवा रहे हैं, लेकिन ये अगर सभी स्कूलों में कंपलसरी कर दी जाए तो मुझे लगता है कि एक आचार्य का रोल हम अच्छे से अदा कर पाएंगे, क्योंकि अभी कुछ सरकारी नीतियों की वजह से एक आचार्य का रोल नहीं कर पाते। लेकिन अगर ये प्रयास हो जाए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, मैं पिछले 3 साल से यहाँ पर हम लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं और करवा रहे हैं, तो इसी तरह भारत के हर स्कूल में भी अगर ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा को कंपलसरी कर दिया जाए तो बहुत कुछ हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो इस पे आप थोड़ा सा। जी, बहुत अच्छा विचार है। लगभग 50 लाख बच्चे इन दिनों भागीदार बन रहे हैं और 50 लाख बच्चों तक हम एक विचार पहुंचाने में सफल हुए हैं। और मैं यहाँ थोड़ा सा भाई साहब जो कह रहे हैं उसमें थोड़ा अपनी तरफ से प्लस करना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा हमारी एक दिवसीय ना रहे। अभी जो हमारा संपर्क विद्यार्थी से 1 या 2 दिन का संपर्क है, एक बार हम उसको एनरोल करने जाते हैं, दूसरी बार हम उसको परीक्षा लेने जा रहे हैं और तीसरी बार उसका रिजल्ट सुनाने जाते होंगे। इस क्रम को हमको अगर हम अपना गायत्री परिवार हमारा जो लगा है और ऐसे अनेक स्वयंसेवी संगठन हो सकते हैं जो इस क्षेत्र में अगर हम उनका महत्व समझाएं तो सहयोग में आ जाएंगे, तो हम भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के जो बाद के फॉलो अप कार्यक्रम है उनको ले लें। जैसे बच्चों के बीच में उनके स्कूल के स्तर पर संस्कृति मंडल का गठन करना, फिर बच्चों के जन्मदिन मनाना, स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को थोड़ा सा गति देना और दिशा देना, और साथ ही स्कूल में छोटी सी लाइब्रेरी जैसी स्थापित कर देना। तो हम कह सकते हैं एक आदर्श विद्यालय, एक मॉडल स्कूल कैसे बने, इसका हम एक स्वरूप उनके सामने रख सकते हैं। आपका विद्यालय नशे से मुक्त विद्यालय हो, आपके विद्यालय में छोटी सी लाइब्रेरी हो, बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध हो, आपके की दीवारें बोलती दीवारें हो। ऐसे कुछ प्रयोग हमको थोड़े से हट करके अन्य परीक्षा के बाद के दिनों में रविवार शनिवार के दिन या जो भी ऐसा अवसर रहता है जब सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए कोई पीरियड रहता है, उसमें हमको जरूर कोशिश करनी चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बताता हूँ कि आजकल विशेष तौर से गवर्नमेंट भले ही ये कहेगी कि साहब ये तो गायत्री परिवार माने हिंदुओं का हो गया, पर मैंने देखा है कि दूसरे जो प्राइवेट स्कूल है वो इस बात की बहुत जरूरत महसूस कर रहे हैं कि बच्चों का नैतिक स्तर रहा, स्कूल में अनेक समस्या, तो वो ये करने लगे, तो ये हमको ये करना पड़ेगा। और बहुत अच्छा विचार है आपका। मधु यादव जी हैं मैम जो प्रिंसिपल हैं जो रेवाड़ी से, आपको हम हेलो, आप सभी को जी प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। जी जी आदरणीय जनों, सबसे पहले तो आपने जो कुछ बताया उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, जो आप अपने भाषण में अभी कहा वो बिल्कुल संभव है। मैं मधु यादव एसडीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलनी में एक प्राचार्य के रूप में काम कर रही हूँ और मैं असेंबली के 30-40 मिनट इस काम के लिए देती हूँ, जिसमें हमारे जो शिक्षक गण हैं वो भी बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो हम लोगों ने एक हेल्पिंग हैंड ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसमें हमने बच्चों को प्रेरणा दी कि हमें समाज में किस तरह से छोटी छोटी हेल्प करनी चाहिए। तो हमारे बच्चे जैसे कोई बुजुर्ग हैं या कोई आंखों से नहीं देख सकते हैं या कोई पढ़ाई में कमजोर बच्चा है, तो बच्चे इनकी मदद करते हैं। और जैसे कहीं पर सफाई नहीं है या जैसे अभी लॉकडाउन चला हुआ था, तो बच्चों ने जा जाके कुछ लोगों की मदद की। तो ये हम कहें कि हमारे तो सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइम नहीं है, सर ये बिल्कुल गलत है। अगर हमारी इच्छा शक्ति प्रबल है तो हम इस काम को बिल्कुल कर सकते हैं। रही बात ये कि हमारे स्कूल में भी लाइब्रेरी है और हमने बच्चों का जीवन लक्ष्य और आप लोगों से ही बहुत सारी किताब लेके हमने हर क्लास में लगाई, जिनको बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% जीवन में उतार लिया, लेकिन काफी कुछ कोशिश भी की बच्चों ने। अब जैसे ईमानदारी सिखाने के लिए हम लोग ईमानदारी की दुकान जगह जगह स्कूल में ऐसे कुछ रख देते हैं, टाइटल लिख देते हैं ईमानदारी की
दुकान। और असेंबली में बच्चों को बोलते हैं कि जिसको जो चाहिए वो किताब ले लेना और वहां पे पैसे रख देना, तो बच्चे उसको बड़ी ईमानदारी से करते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो हम बच्चों में चाहते हैं वो गुण हम शिक्षकों में हो, क्योंकि हम अगर सिर्फ बच्चों को बोल रहे हैं, अगर हम कर नहीं पा रहे हैं तो बच्चे हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि सुनना कोई नहीं चाहता। हाँ, लेकिन जो करते हुए देख रहा है वो बच्चा जरूर करना चाहता है। हमने अपने घरों में देखा होगा कि जो गुण हम पेरेंट्स में, अभिभावकों में हैं, वो सारे गुण हमारे बच्चों में पक्का अपने आप आ जाते हैं। दिक्कत वहां आती है जहां हम में वो गुण नहीं है, लेकिन हम भाषण से चाहते हैं कि बच्चों में वो गुण आए। हेलो, जी जी मेरी जी, आवाज आ रही है सर? हाँ। आ रही। तो अब जैसे कुछ एक तो हमारी परंपराएं हैं, चिड़िया के लिए दाना पानी रखना, कुत्ते गायों के लिए व्यवस्था करना, लेकिन अब जरूरत है कि इन चीजों को हम करके दिखाएं ताकि हम अपने बच्चों के आदर्श बने, रोल मॉडल बने। तो एसडीएस स्कूल बोलने में ये सारी चीजें नित्य प्रति होती रहती है। अनामिका दीदी का बहुत आभार है, समय समय पर आकर हमारे स्कूल को गौरवान्वित करती है, और बहुत सारी अच्छी चीजों में अनामिका मैम का बहुत योगदान है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, सिलेबस हो जाता है, बशर्ते कि हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ हो। धन्यवाद। जी, वैसे भी आप देखिए, हम भारतीयों के जीन में, हमारे क्रोमोसोम्स में ये बात है कि हम सेवा और श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं। हमारे यहाँ त्याग परोपकार का जो संस्कार है वो बिल्कुल घुट्टी में पिलाया हुआ है। इसलिए जैसे ही आप इस चीज को छुएंगे, उसके भीतर की जो प्रेरणा है, चेतना है, वो विकसित होने लगती। इसलिए जो दीदी ने बात कही कि हमको एक आदर्श उपस्थित करना हो, और यदि हम आदर्श उपस्थित करने में सफल हो पाए तो हम बच्चों के भीतर निश्चित रूप से संस्कार डाल पाएंगे। अन्यथा जैसा आप कहते हैं वो किसी दूसरे से कह देगा, पर संस्कार की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। बहुत धन्यवाद दीदी। और आपको बताएं, जिस दिन गृह गृह यज्ञ था, उस दिन हमने बच्चों को बोला था कि भाई पर्यावरण दिवस भी है, ओ सॉरी, धूम्रपान निषेध दिवस भी है, तो हम समाज को यज्ञ करके एक मैसेज दें कि धूम्रपान छोड़ो, यज्ञ करो। तो आपको यकीन नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों ने यज्ञ किया। जी, चलिए, बहुत अच्छा। और कोई? हाँ, मुंबई से अपनी केबी कॉलेज की प्रिंसिपल रेणु त्रिवेदी दीदी। दीदी आप अनम्यूट करिए। रेणु त्रिवेदी दीदी मुंबई से। दीदी अनम्यूट करिए। हाँ बताइए दीदी। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इतनी सुंदर विचार गुरुदेव के रखे। हमें बहुत आनंद आया और मुझे लगता है सभी ने उसका लाभ लिया होगा। यदि अपनी विद्यापीठ से कभी कोई ऐसा सेमिनार या वेबिनार रखा जाए जिसमें कि यही टॉपिक पे हमें टीचर्स वगैरह, तो आप प्लीज़ सबको इन्फॉर्म इंटीमेट करें, हम उसका ज़्यादा प्रचार करेंगे। और अगर वेबिनार होगा तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अटेंड करें और ये सब विचार ज़्यादा लोगों में फैलें। तो हम लोग इसके लिए वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। दीदी, इसके सूत्रधार तो भाई डॉक्टर वरुण जी हैं। जी। वरुण हाँ जी को आपसे कहूंगा कि ये जरूर करें। ये मैं इससे बढ़िया कोई वो बात नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम भाई सर। प्रणाम। ऋषि अग्रवाल जी, आपको अनम्यूट किया है। ऋषि अग्रवाल जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी, पूछिए। बहुत बहुत प्रणाम आचार्य श्री को और सभी सज्जन वृंदों को। जैसा अभी हमने सुना कि ये एक शिक्षक की भूमिका शिक्षक के ऊपर निर्भर करती है। तो एक प्रयोग जो हम कर रहे हैं, हम डिग्री कॉलेज में मैथमेटिक्स के प्राध्यापक हैं और पिछले 17 सालों से 2003 से गणित के साथ में दर्शन को जोड़कर प्रयोग करते रहते हैं। जो अभी आचार्य श्री ने कहा कि जब हम अपना विषय पढ़ाते हैं तो उसके साथ हम छोटे छोटे से एग्जाम्पल यदि रखे अपनी संस्कृति को लेकर, तो उससे बच्चों के मनोबल पर काफी प्रभाव पड़ता है। और गणित ऐसा विषय है कि वो एब्स्ट्रैक्ट है, जब उसे समझाने की जरूरत पड़ती है तो उसी के जो कंसेप्ट है उसी से दर्शन शास्त्र निकल कर आता है। तो गणित और दर्शन ये दोनों के माध्यम से अपने लेवल पे एक प्रयास जारी है और इसका अच्छा परिणाम बच्चों में नजर आता है। बच्चे गणित को, जो कि एक नीरस सब्जेक्ट समझा जाता है, उसे रुचि लेकर पढ़ते हैं और
उनकी रुचि, उनके आंखों में जो वो जोत होती है, उनकी आंखों में जो चमक होती है, वो देखकर एक टीचर को जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, वो सेटिस्फेक्शन का हम खुद भी अनुभव करते हैं। तो ये पूरी तरह एक शिक्षक पर निर्भर करता है कि वे अपना विषय कैसे अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत करे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना विचार प्रकट करने के लिए। जी भाई जी कहा करते थे कि मैं भगवान के बाद किसी को मानता हूं तो गणित को मानता हूं, तो गणित नीरद विषय ना हो करके भगवान के बाद का विषय है। बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद। बहुत सारे टीचर्स चैट में लिख रहे हैं कि आप हमको इस विषय के उपयुक्त 3-4 किताबों के नाम भेजिए ताकि हम उसको पढ़ सके, ऑनलाइन भी पढ़ सके या मंगवा सके, ताकि हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सके। तो ऐसी 3 से 4 किताब जो हम अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में भी रख सके और हम खुद पढ़ के इसको इम्प्लीमेंट करा सके। तो किताबों के नाम मांग रहे हैं, तो वहां से आशीष भैया चैट के थ्रू आप किताब के नाम वो बोल रहे हैं कि चैट में लिख दें, तो हम लोग सब लिख लेते हैं, तो हम अपनी लाइब्रेरी में भी रखेंगे और उसको और आप बता भी दें। वैसे सब क्या है, लगभग 160 पुस्तकें गुरुदेव ने ऐसी लिखी हैं जो बच्चों के लिए विशेष तौर से। तो ये जो बुक्स हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक पुस्तक बहुत अच्छी है, नैतिक शिक्षा भाग 1 भाग 2। ये नैतिक शिक्षा भाग 1 भाग 2 में अंत में प्रश्नोत्तरी भी है बच्चों से पूछने की। दूसरा युग निर्माण योजना का जो भाग 1 भाग 2 है हमारी सतसूत्री युग निर्माण योजना। तो ये सतसूत्री युग निर्माण योजना के आप 100 सूत्रों को देखेंगे तो इनमें भी विद्यार्थियों से जुड़े हुए अधिकांश विषय विद्यार्थियों से जुड़े हुए विषय हैं। फिर इसके साथ ही हमारी एक बहुत अच्छा वाङ्मय है, शिक्षा ही नहीं विद्या भी। तो शिक्षा ही नहीं विद्या भी विषय भी अपन, वो पुस्तक भी अपना एक बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा हमारी हर वर्ष विद्यार्थियों के लिए अलग अलग क्लास के हिसाब से बुक्स पब्लिश करती। तो वो पुस्तकें अगर आप जाएंगे उसमें देखेंगे तो आपको अपार मटेरियल मिलेगा। 8th का बच्चा कैसे सोचता है और उसके मनस्थिति के अनुरूप हमारा क्या ज्ञान का स्वरूप हो सकता है। 12th वाला बच्चा, कॉलेज गोइंग बच्चा कैसे सोचता है, उसकी क्या मानसिक स्थिति है, तो उस स्तर का। ऐसे अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग साहित्य है। फिर विद्यार्थी जीवन की दिशा धारा, ये बहुत अच्छी पुस्तक है, छोटे छोटे सूत्र हैं, सफल जीवन के सूत्र। ऐसी बहुत सारी पुस्तकें, कुछ बुक्स हम ऐसा कोशिश कर सकते हैं, एक लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं आपको भविष्य में पूरी डिटेल बना करके, और नहीं तो बाद में आप हमको मेल कर दीजिए जिन जिनको जरूरत है। हमारे मेल पे अगर आप भेजते हैं youthcell@awgp.org, ये हमारा मेल आईडी है। इस मेल आईडी पे आप हमको क्वेरी करेंगे तो हम आपको निश्चित रूप से जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं उस लेवल की कुछ बुक्स के नाम आपको भेज देंगे, और वो पुस्तकें आप कहीं भी शांति कुंज से या अपने क्षेत्रीय कोई शक्तिपीठ से या चेतना केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। पल्लवी दीदी ने पूछा है कि हमको अपने स्कूल टीचर्स और कॉलेजेस के लिए ये सेमिनार रखाना है। आप दीदी आशीष भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको रखाना है, आप आशीष भैया से कांटेक्ट कर लें। रेडमी आपने हैंड रेस किया है, आपको अनम्यूट कर रहा है। रेडमी आपने नाम नहीं लिखा है, सिर्फ फोन का नाम है रेडमी। आप अनम्यूट करिए अपने आप को, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आपको क्वेश्चन पूछना है ना? हाँ पूछिए, अनम्यूट किया है आपको। पूछिए। जी 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 प्रणाम। कह रहे हैं भैया कि हम लोग बाल संस्कार शाला चलाते हैं, तो वो बाल संस्कार शाला में किस तरह का उसमें शिक्षण दिया जाए जिससे कि बच्चों में मतलब संस्कारों का विकास हो सके। देखिए इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। आप बाल संस्कार शाला की पुस्तक को आप गौर से पढ़ेंगे तो उसमें 4 पीरियड है, 4 कालखंड हम कहते हैं पढ़ाई के। सबसे पहला है कि बच्चे को अपने विषय में सोचना, जिसे हम ईश वंदना के नाम से कहते हैं, कि आप उसको उसकी आंतरिक दिव्यता से जोड़िए, नंबर 1। दूसरा कालखंड है बच्चे को आप बाल प्रबोधन की प्रक्रिया है कि बच्चे को आप अच्छी कहानियां और प्रेरक प्रसंग सुनाइए। तीसरा कालखंड है जीवन विद्या का, जिसमें बच्चे की दिनचर्या को आप व्यवस्थित करिए।
और चौथा कालखंड सांस्कृतिक है और खेल कूद वाला है, जिसमें योग है, जन्मदिन है, पर्व है, त्योहार है, इनके संबंध में बच्चों को जानकारी देना। तो ये 4 कालखंडों में अगर आप विभक्त करके इसको रेगुलर नया नया सोच सोच के आप करेंगे, और इसके लिए आप मटेरियल ढूंढते रहिए, अखंड ज्योति में, युग निर्माण योजना में, प्रज्ञा अभियान पाक्षिक में, इन सब में ये मटेरियल रेगुलर आपके पास तक पहुंचता है जो प्रेरक है। तो अच्छी कहानियां, प्रेरक प्रसंग, प्रेरणा भरी कथाएं, ये सब चीजें भी आपको मिलते रहती। और बाल संस्कार शाला की पुस्तक में दिनचर्या का पूरा स्वरूप है, और उस बाल संस्कार शाला की जीवन विद्या जो पाठ है उसमें तो हमने 3 स्तर पर उसको डिजाइन किया हुआ है। आचार्य क्या करे, बालक क्या करे और माता पिता क्या करे। जब 3 स्तर पर कोई प्रयोग होता है तब बच्चे के भीतर संस्कार आता है। आपने कह मर दिया इससे बात बन जाएगी, नहीं हो सकती। बच्चे को काम की प्रेरणा देना। मैंने कहा ना, श्रुति, स्मृति और कृति, जब तक कृति नहीं जो, इस तरह से 3-4 स्तर पर इसको आप आगे बढ़ाइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। प्रोफेसर ऋषि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी ऋषि साहब बोलिए। आप खुद अपने को अनम्यूट कीजिए प्रोफेसर ऋषि जी। हाँ भाई साहब प्रणाम। एक तो सबसे पहले इस लेक्चर के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही इंसाइटफुल था। और वरुण भाई आपको तो इस ऐसे और लेक्चरों की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर आ गई है सभी परिजनों की तरफ से, तो अब आगे भी अपेक्षा रहेगी। मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पूना में एक डिग्री कॉलेज में डीन हूँ, और यहाँ पे हमने पिछले साल एक ऐसा प्रयोग किया। मैं शांति कुंज से लौटा था, तो वहाँ पे शांति कुंज में जो सद्वाक्यों की पट्टी यहाँ है वो दिमाग में उसका बहुत बड़ा इंप्रेशन रहा था। और वो आने के बाद हमने क्या किया, हमारी जो एनुअल डायरीज होती हैं उसके ऊपर वो सद्वाक्य हमने छपवा दिए, बिना कोई नाम लिखे। उसमें खाली हमने मशाल का चित्र लगा के सद्वाक्य डाल दिया, और ऐसे सद्वाक्य चूज किए जो किसी भी धर्म और जाति संप्रदाय के लिए जो ठीक ठाक बैठ जाए। और मुझे उसका इतना अच्छा परिणाम मिला, क्योंकि वो डायरीज बच्चों को जाती है, स्टाफ को हमने शेयर की वो डायरीज, तो हर दिन एक नए थॉट के साथ में उनका दिन शुरू होता था। जब वो कॉलेज में आते थे, डायरी का नया पन्ना पलटते थे, उस पर कुछ लिखते थे, उसके पहले नया थॉट उनके दिमाग में आता था। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक शिक्षा का एक छोटा सा प्रयोग हो सकता है संस्कार जगाने का, और इससे बड़ी मदद मिल सकती है। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा विचार ऋषि जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर कार्य। और देखो सबके लिए प्रेरणा है। शीतल गवंडे दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। शीतल दीदी। हाँ आवाज आपकी कट रही। पल्लवी दीदी गोवा से। पल्लवी दीदी बोले, पल्लवी जी गोवा से। जय गुरुदेव, प्रणाम भाई साहब। जैसा कि बाल संस्कार शाला का अभी आपने बताया कि 3 चरण 4 चरण में बनाया, हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। मैं भी अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। हम लोगों ने यहाँ ऑनलाइन बाल संस्कार शाला प्रारंभ करी है, तो उस पे काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जैसा कि आपने बताया कि 3 चरण में जो जीवन विद्या का आपने बताया है, उसके अंदर मैं पूरा उसको फॉलो कर रही हूँ, और निश्चित ही बच्चों में उसमें पूरे इतने वो आ रहे हैं चेंजेस कि हम लोग उनके ऑडियो वीडियोस भी बुलवा रहे हैं। रोज सुबह हम लोग व्हाट्सएप में उसको फॉलो अप भी कर रहे हैं। जैसे प्रज्ञा योग सिखाया गया है, तो बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, रोज अपने नियमित बच्चे प्रज्ञा योग का वीडियो डालते हैं। फिर कराग्रे वस्ती दिनचर्या डायरी मेंटेन कर रहे हैं, जैसा कि हमारे बाल संस्कार शाला पुस्तिका में दिया है, तो वो भी। और जीवन विद्या से रिलेटेड जो हम स्टोरी है, बच्चे हम लोगों को बिल्कुल भी स्टोरीज के बिना एग्जिट नहीं होने देते। कभी हमारा विषय ज्यादा चला जाता है, और तो उसमें बच्चों बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं स्टोरीज के लिए भी। और हम लोग उसके अंदर एक जो लेटेस्ट में टॉपिक चल रहा है, जैसे चाइना का प्रोडक्ट बैन करना है, अभी ट्री प्लांटेशन करना है ना, और अभी हमारा योग दिवस आ रहा है, तो इनसे रिलेटेड जब हम जीवन विद्या के अंतर्गत ये सब चीजें जोड़ देते हैं, तो बच्चे इतने एक्साइटेड हैं। हम लोग देख रहे हैं कि वाकई में भाई साहब, मेरी इसमें एक मतलब एक निवेदन है कि आप लोग प्लीज एक ग्रुप बनाइए, जिससे हम लोग अपने आप में ये सब शेयर कर सके। जैसे अभी रेवाड़ी की प्रिंसिपल ने जो दीदी ने जो शेयर करा है, वो वाकई में मेरे लिए भी यहाँ पे एक बहुत मोटिवेटिंग रहा कि मैं यहाँ पे गोवा में नहीं हूँ, और यहाँ पे तो बिल्कुल भी संस्कार
संस्कारों का मतलब यहाँ पे कोई जानता ही नहीं है। जैसे मुझे किसी ने ये बताया कि यहाँ पे प्लांटेशन करो, तो मैं समझती हूँ यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, तो यहाँ जरूरत नहीं है प्लांटेशन की एक रचनात्मक कार्य में। लेकिन हाँ, संस्कारों की बहुत जरूरत है यहाँ बाल संस्कारशाला की, क्योंकि ये पूरा वेस्टर्न कल्चर का स्टेट है। तो यहाँ वाकई में हम लोगों को वर्क कर सकते हैं। आप एक ये ग्रुप बनाइए जिसमें हम लोगों को ये मार्गदर्शन दीजिए कि हम लोग स्कूलों में कैसे संपर्क कर सकें। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहा जो रेवाड़ी के प्रिंसिपल दीदी ने जो शेयर करा है। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को, और ऐसे लेक्चर्स प्लीज अरेंज करते रहिए। जी चलिए, बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा, कोशिश करेंगे। वैसे एक वेबसाइट हमारी बाल संस्कारशाला का क्या पूरा एड्रेस है, शेयर कर दो, आपको चैट पे शेयर कर रहे हैं। बाल संस्कारशाला की वेबसाइट है, आप हमको मेल से भी कुछ बुक्स भी यहाँ नोट की गई हैं, वरुण जी ने दिया, बाकी लिंक दिया हुआ है। और ये युग्म आपका शतसूत्री युग्ममान योजना भी इसमें जोड़ लीजिएगा। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं, मैंने आपसे कहा लगभग 166 बुक्स हम लोगों ने एक बार आइडेंटिफाई की थी, और ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। जी जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वेबसाइट को शेयर करो। प्रवीण कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ये हम लास्ट स्टेटमेंट ले लेते हैं। प्रवीण जी अनम्यूट कीजिए। प्रवीण जी अनम्यूट करिए, सब बात करेंगे जी। जी प्रवीण जी बोलिए। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न ये है कि जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं, हाँ, उनके अंदर आज भी संस्कारों की कमी है। किसकी कमी है? जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं, उन लोगों में आज भी संस्कारों की बहुत कमी है। अच्छा, ऐसा क्यों है? बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उल्टा समझ रहे हैं। नहीं गांव में सभ्यता की, मैं निवेदन ये कर रहा था कि गांव में आपको सभ्यता में हो सकता है कमी लगती हो, पर संस्कारों में तो ज्यादा अच्छा है। नहीं सर, संस्कारों के अंदर भी बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही है। तो अब ऐसा कोई क्षेत्र विशेष की बात भी हो सकती है, और स्वाभाविक है वर्तमान समय में अब अच्छे आदर्श बचे नहीं है, माँ बाप को भी पता नहीं है, तो भगवान भरोसे बच्चा है हमारा, जो टेलीविजन में देख लेता है, जो इधर उधर देखता है वो फॉलो कर रहा है। एक सर, मैं एसडीएस स्कूल बड़ी बोलनी से संस्कृत का अध्यापक हूँ। तो एक बार बताता हूँ, मैं एक स्कूल में इंटरव्यू के लिए गया। हाँ। तो वहाँ की प्राचार्य ने मुझसे प्रश्न किया कि आपको कभी गिल्टी महसूस नहीं हुई कि आप संस्कृत पढ़ाते हैं? तो मैंने कहा मैं तो गर्व महसूस करता हूँ कि मैं अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ, इसमें गिल्टी महसूस करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने क्यों किया मुझसे। भाई साहब देखिए क्या है, कुछ ऐसी बातें हमको सिखा दी हैं। संस्कृत तो सभी यूरोपियन लैंग्वेजेस की मदर ऑफ ऑल यूरोपियन लैंग्वेजेस है। संस्कृत के विषय में आप अगर ज्ञान थोड़ा सा डिटेल देखना चाहें तो गुरुजी का एक बहुत जोरदार वाङ्मय है, युग पुरुष का समग्र जीवन दर्शन, उसमें आप देखेंगे तो पहला ही आर्टिकल संस्कृत पे लिखा हुआ है कि भाषा का कहाँ फ्रेंच में, स्पेनिश में, जर्मन में, इंग्लिश में। अब जहाँ आप जिस विषय को पढ़ा रहे हैं वो तो भाषाओं की मातृभाषा है भाई। अब हमको ये बता दिया कि संस्कृत बहुत बेकार भाषा है, पंडितों की भाषा है, इसलिए हम लोग उससे ऐसा सोचते हैं, मन बना लिया। पर आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, कोशिश करिए, आपके साथ हैं हम। तो आपको नमस्ते कर, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, आप वंदनीय हैं, या आप देववाणी पढ़ाते हैं? वरुण जी कंक्लूड कीजिए। हाँ, लास्ट में विवेक भैया आईआईटी से जुड़े हैं, विवेक भैया, तो वो विवेक विजय जी आपको अनम्यूट किया है। विवेक विजय जी, विवेक भैया कुछ बोले अपनी तरफ से, हमारे बेस्ट अवार्ड हैं। जी जी विवेक भैया बोलिए।
नहीं भाई साहब, आपसे सीखा है, हम क्या बोलेंगे। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। भगवान आपसे का सीख डायरेक्ट है आपके पास। नहीं, हम भले ही क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं बड़े इंस्टीट्यूट में, पर जो सीखा है वो आपसे सीखा है। गुरुजी की जो किताबें आपने बताई है उन्हीं को पढ़ा है। आपसे ही जो सीखी है वो परिभाषाएं हम लोग काम में ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया सब लोगों के लिए एक ही तरीका हो सकता है, शिक्षा और विद्या का जो वांग्मय है परम पूज्य गुरुदेव का, जो इन किताबों का सबका एक पूरा दर्शन है, अगर उसको किसी तरीके से पढ़ा जाए तो उसमें इतने सारे रेफरेंसेस दे रखे कि मैंने जितनी भी शिक्षा की दूसरी किताबें पढ़ी है उसमें उतना नहीं मिला जितना ये गुरुजी का इस वांग्मय में। मुझे लगता है एक टीचर के लिए तो जैसे हम लोग सजेस्ट भी करते हमारे यहाँ पे लोकली कि उसको कंपलसरी कर दिया जाए हर एक लाइब्रेरी में। तो जितने टीचर्स यहाँ पे हैं वो अगर इंटरेस्ट लें तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसको जरूर पढ़ें। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, शिक्षा ही नहीं विद्या का आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाओ, कोई बढ़िया आपको ट्रांसलेटर मिलते हैं तो। जी 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 निश्चित, बहुत जरूर जी। चलिए, बहुत धन्यवाद भैया। वरुण जी भाई साहब समाप्त करते हैं, शांति पाठ किया जाए। हेलो जी वरुण भैया। हाँ भैया, कंक्लूड करते हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सबके डिटेल्ड आंसर्स भी हो गए हैं और अभी चेक में भी कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो हम इसको कंक्लूड करेंगे। बहुत टीचर से रिक्वेस्ट आ रही है कि वो अपने अपने एरिया में करवाना चाहते हैं। मुझे 4-5 लोगों ने चेक द्वारा भेजा है, तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप आशीष भैया को कांटेक्ट करें, आशीष भैया या योगेश भैया को, तो वो ऐसे सेशन अरेंज करवा देंगे। शांति कुंज के फिर से ऐसा सेशन अरेंज करवा सकते हैं, तो आप प्लीज आशीष भैया, शांति कुंज या योगेश अब जब भी शेयर कर दे रहे हैं, योगेश भैया का भी और आशीष भैया का भी, आप इनसे संपर्क कर लें और निश्चित रूप से हम लोग बिल्कुल आपके सहयोग में हैं। और एक भाई साहब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि ये जो हिंसात्मक वृत्ति बच्चों के बीच बढ़ रही है, तो उसमें कौन सी पद्धति से छोटे बच्चों को पढ़ाएं जिससे उनमें रुचि उत्पन्न हो। तो ये बात तो है कि आजकल मदर फादर भी सबसे पहले बच्चों को बंदूक खरीद के देते हैं। जो वीडियो गेम्स चल रहे हैं उन पर भी आपको नजर रखने की आवश्यकता है, बच्चों के खिलौनों पर नजर रखने की आवश्यकता है, बच्चे क्या खेलते हैं इस पर नजर रखने की आवश्यकता है। और इन सबसे बड़ी जरूरत है कि बच्चे आपके किन की संगति में, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। यदि माता पिता बच्चों के अच्छे मित्र बन के रह रहे हैं जिन घरों में, वो बच्चे कुसंस्कारी नहीं होते, बहुत संतुलित और उनका बहुत ही उचित विकास होता है। चलिए आइए शांति पाठ कर। रेणु दीदी मुंबई से, रेणु त्रिवेदी दीदी कह रही है कि जो आपने शिक्षा विद्या का कहा इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो दीदी बोल रही है मैं करने को तैयार हूँ जी। वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को तैयार है, वो शिक्षा एवं विद्या का इंग्लिश में जो आपने बोला वो करने के लिए रेडी है। रेणु त्रिवेदी दीदी जो अपनी केवी कॉलेज की प्रिंसिपल है। तो वरुण जी आप उनको शिक्षा नहीं विद्या, शिक्षा ही नहीं विद्या भी, ये पुस्तक जरूर ये वांग में पहुंचाइए। हाँ मैं कर देता हूँ। चलिए दीदी का नाम हमको लिख के भेज दीजिए। क्या नाम दीदी का? रेणु त्रिवेदी दीदी। रेणु। बढ़िया साहब, स्वागत है, बहुत बढ़िया, बहुत वंदना आपकी, बहुत स्वागत, बहुत अच्छा संकल्प आपके मन में आ रहा है। आइए शांति पाठ करते हैं। एक क्वेश्चन हम ले लेंगे। एक प्रिंसिपल है, वो पूछ रहे हैं कि सिंस कोविड का टाइम चल रहा है और कोरोना का साल चल रहा है, तो अभी सब बच्चे भी घर पे हैं, तो अभी वो सब फ्री है, तो उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें। और वो दूसरा क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन में कि पोस्ट कोविड क्या शिक्षा का जो फॉर्मेट है वो यही रहेगा या ये चेंज होगा? आपकी ओपिनियन दीजिए ऐसा कि पोस्ट कोविड ये शिक्षा का जो एजुकेशन का सिनेरियो चेंज होगा और अभी करंट टाइम में बच्चों का कैसे यूटिलाइजेशन करें। और उन्होंने तीसरा भी लिख दिया कि अभी बच्चे ये भी स्ट्रेस में कि एग्जाम होगा नहीं होगा तो क्या करें। ऐसा 3 क्वेश्चन सुनते हैं कि पोस्ट कोविड एजुकेशन का क्या सिनेरियो रहेगा, अभी बच्चों का टाइम कैसे यूटिलाइज करें, और एग्जाम स्ट्रेस जो अनसर्टेनिटी का माहौल है उसको कैसे डील करें बच्चे। बट ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है भैया, क्योंकि इसमें छोटी चीज और बहुत सारी चीजों को लेना होगा, तो हम लोग इस पर एक बार हम लोगों को बैठना पड़ेगा मेरे हिसाब से।
तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि प्रैक्टिकल चीजें हम लोग इसमें कुछ जोड़ पाए कि हम बच्चों को घरों में क्या क्या एक्टिविटीज दे सकते हैं, संस्कार से रिलेटेड भी और घर में लोगों के सहयोग सहकार से लेकर के भी। और जो बाद में कोविड के बाद की बात है कि बाद में चूंकि अब बच्चों की प्रैक्टिस खत्म हो गई है कि वो 40 मिनट बैठ करके पढ़े स्कूल में, या अब उनका ज्यादा समय जो है दूसरी एक्टिविटी में है, तो फिर से उनकी रुचि जगाना, तो उसके लिए फिर और मेहनत करनी पड़ेगी। पूरा एक कंसेप्ट है, तो मुझे लगता है एक बार इस सब्जेक्ट पे अपन पूरी फिर से बात करके इसको डिटेल में और इसको कर सकते हैं इस विषय पे ही। और ये इसको आपके बाल मनोविज्ञान से जोड़कर देखना पड़ेगा, इसलिए इस पर गंभीर चर्चा की जरूरत पड़ेगी वरुण जी, क्योंकि बच्चों की छोटी छोटी आदतों का जो निर्माण हो रहा है उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है। तो वो समझे बिना अपन तत्काल में कोई चीज बच्चों पे दबाव डाल के नहीं कर सकते, इसलिए पूरे घर की एक जीवन पद्धति या क्या रूटीन हमको चेंज करना पड़ता है, तब जाकर बच्चा किसी अच्छी दिशा की ओर प्रेरित हो पाता है। क्योंकि जो कुछ भी बच्चा इन दिनों कर रहा है उसकी जड़ें कहीं ना कहीं परिवार में ही दिखाई देती, तो उस पर अपन एक बहुत मनोवैज्ञानिक डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी, कुछ और अच्छे एक्सपर्ट को भी उसमें जोड़ लेंगे। ठीक है भाई साहब? ठीक है, धन्यवाद, खूब धन्यवाद भाई साहब। तो हम एक सेशन जैसा लगेगा उस हिसाब से अरेंज कर लेंगे, और जो सबकी रिक्वेस्ट आ रही है आशीष भाई तक या योगेश भाई तक पहुंचा देंगे। तो प्लीज, इतना एनलाइटनिंग सेशन हो गया, मीन्स आपने इतना समय दिया। मैं आशीष भैया, योगेश भैया को भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पूरा अरेंज किया, और सब टीचर्स का भी धन्यवाद जो पूरे मुंबई, महाराष्ट्र, हरियाणा और पूरे देश से जुड़े हुए हैं। सबका खूब खूब धन्यवाद, आपने समय निकाला। और मुझे आशा है कि बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स आपको मिले होंगे कि आपकी शिक्षा को वैल्यू बेस्ड कैसे कर सकते हैं, उसमें जीवन जीने के मूल्यों को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। और कुछ लोग ने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए, तो थोड़े थोड़े स्टेप्स लेके आप उसको शुरू कीजिए। और आगे का मार्गदर्शन के लिए वेबसाइट भी दी है, बुक्स का लिस्ट भी दिया है, और आप शांतिकुंज जा भी सकते हैं आफ्टर लॉकडाउन, और उनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं आदरणीय भाई साहब से कहूंगा कि वो शांति पाठ करवाएं कि हम सबकी मन, अंतरात्मा, हमारी चेतना शांति प्राप्त करें। तो सबसे पहले कुछ कहूँ उसके पहले तो आप सबको, विशेष तौर से वरुण जी को और रेवाड़ी अनामिका दीदी को और सभी हमारे जो भाई बहन जुड़े पूरे देश भर से, सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। इस कोरोना के संकट कालखंड में आप सबके स्वस्थ जीवन, मंगलमय जीवन की, प्रसन्न चित्त जीवन की हम पूज्य गुरुदेव बंदनिया माता जी से प्रार्थना करते हैं। और हम सब भाई बहन भी, पूरा शांतिकुंज यहाँ से आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता है। साथ ही साथ हम लोग इसी तरह परस्पर एक दूसरे से संवाद करते रहें, ऐसी हम प्रार्थना भी करते हैं। बहुत अच्छा लगा आज आप सब लोगों से बात करके, मिलके। आइए शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।